ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। हाँ, नेचुरली यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर फाइट होगी। ये मानकर चलिए यहाँ पर आदिवासी वोटर्स हैं, अदर कास्ट के बहुत सारे वोटर्स हैं, ओबीसी हैं, सामान्य जाति के वोटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये तो तय है कि देवेंद्र महतो ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, लेकिन परिणाम क्या आएगा अभी उस बारे में और मैं व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन मजबूर हैं हम, अभी बंधे हुए हैं। हाँ, लेकिन कल के बाद से आपको पूरी तस्वीर दिखेगी। रंजन जी बंधे हुए हैं। देखिए अभी रंजन जी अभी हमने पूरा अभी पोटली खोले, हमने पहले किया है, पहले हमने चर्चा की है, हमने समीक्षा किया। लेकिन देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि चुनाव जो भी होता है वो हर दिन बदलता है। सही बात। चूंकि हम जब बातें कर रहे होते हैं उस समय की बातें कर रहे होते हैं, और जैसा मैंने कहा ना कि आज की रात कयामत की रात है, और आज जो है वोटर्स किस तरह से अपने आप को गोलबंद करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और सारा खेल बिगड़ जाता है। और इतना ही नहीं, आज ही दिन भर नहीं, कल दिन भर भी जो है नजर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं उस दिन भी घटित हो जाती हैं कि चीजें बदलने लगती हैं। तो इसीलिए जो है वैसे अब जनता भी इन चीजों को समझती है कि क्या कुछ होता है चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान, उन चीज़ों को समझने लगी है। लेकिन जहाँ तक सिल्ली की बात है, देखिए राज्य में जो सबसे ज़्यादा कुर्मी आबादी है वो सिल्ली में ही है, तो वहाँ पर उसका तो एक असर होता ही है। लेकिन इसी वजह से वहाँ पर जो तीनों मुख्य दल हैं, जिसमें कि अब आपको JLKM को खास करके इधर उत्तरी छोटा नागपुर और रांची के कुछ इलाकों में जोड़ना पड़ता है, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वो तीनों प्रत्याशी उसी समुदाय से हैं, तो उसमें एक वोटों का बंटवारा होता है। फिर उसमें जो वोटों का बंटवारा होता है उसमें किसी का चंक बड़ा, किसी का कम, किसी का उससे कम, यही होता है। तो वो कैसे होता है, और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो अदर वोट्स हैं कि वो किसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं, और उससे परिणाम जो है वो प्रभावित होता है, इससे इनकार नहीं किया। चलिए अमानी जी, संताल की एक और सीट है, बरहेट की सीट, अहम सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सीट पर हैं। उसके बाद हम दुमका की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बरहेट की सीट में क्या जो JMM का परचम लहराता रहा है वही लहराने का ट्रेडिशन है वहाँ, या फिर ऐसा लगता है कि मुद्दे कुछ हावी होते हैं? गमालियल हेम्ब्रम इस बार किस तरह चुनावी टक्कर दे रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे अब चूंकि वो गढ़ रहा है वो हेमंत सोरेन के लिए सबसे सेफेस्ट अगर कहेंगे तो उन्होंने छोड़ दी थी, और बरहेट की और ये होता ही है, जितने भी मुखिया होते हैं पार्टी के उन सबका एक अपना सेफ सीट से होता है। लेकिन जो उनको लाया गया है, उनको एक तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ के वहाँ पे लाया है और उनकी अपनी रणनीति होगी। लेकिन चूंकि सिंधमारी करना है, किला को ध्वस्त करना है, तो ये आसान नहीं होगा। लेकिन आशा मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन की बेटी को अगर वहाँ से उठाए होते तो मुकाबला कुछ और होता, चाचा और भतीजे के बीच में चाहे तो होता, तो ये मुकाबला कुछ और होता, शायद नज़ारा भी कुछ और होता, परिणाम भी कुछ और हो सकता था। लेकिन चूंकि वह गढ़ है, अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, देखना होगा कितना वो अपने पक्ष में कर पाते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ED का मामला, बेरोजगार का मामला, घुसपैठियों का मामला, एक सबसे अहम बात है कि घुसपैठियों के मामलों के साथ साथ में एक जुड़ा हुआ मामला यह है कि आदिवासी के ज़मीनों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। ये कई जगह हम लोग को भी देखने को मिला है कि आप मेन रोड के किनारे, हाईवे किनारे बन रहे हैं, तो ये मामला सीता सोरेन ने भी उठाया था। ये जामताड़ा में भी बात कह रहे थे लोग कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन तरीके से उठाया जाए, तो ये एक अहम मुद्दा। अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी NDA कैसे भुना पाती है चुनाव में, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आदिवासी ज़मीन को कब्रिस्तान में तब्दील करने की, जबरन तब्दील करने की बात हो जाती है, तो इस मुद्दे को वो कैसे उठाते हैं, घुसपैठिए पर उनका कितना मिल पाता है, तो वो जो आपने बरहेट कहा उसे वो कैसे जीत पाते हैं, ये बहुत बड़ी, अगर उनकी हार किसी की भी होती है तो निश्चित तौर पे बड़ी बात है। और एक और जो अहम सीट है उपराजधानी की सीट, दुमका की सीट, बसंत सोरेन यहाँ से चुनावी मैदान में है, और दुमका की वो सीट है जहाँ से शिबू सोरेन को भी हराया गया था। तो इस बार की जंग और मुद्दे क्या वहाँ दिख रहे हैं कि मुद्दे हावी हैं, या फिर आमने सामने की टक्कर जो एक परंपरा रही है? देखिए अब चूंकि आमने सामने की टक्कर अब बिल्कुल साफ हो गई है। ऐसे 28 सीट है जहाँ पे NDA और UPA आपस में सामने सामने है, इंडिया गठबंधन, ये सामने सामने क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जयराम महतो के आने से, टाइगर के आने से, कैंची के आने से त्रिकोणीय 10 जगह ही है जहाँ पे त्रिकोणीय होगा। लेकिन दुमका जो है वो बड़ा दिलचस्प इसलिए कि बसंत सोरेन वहाँ से हैं, शिबू सोरेन का गढ़ है, रहे भी हैं। सुनील सोरेन जिनको की टिकट नहीं
नहीं मिला था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और लड़े और जीत भी गए, लेकिन दूसरी बार उनको नहीं दिया गया, बल्कि सीधा सोरेन को वहाँ पे लाया गया। तो इस बार उनको पार्टी जिताना चाहेगी और उनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बसंत सोरेन के परिवार में ही, हेमंत सोरेन के परिवार में ये माना जाता है कि बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में कोई बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं माने जाते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सब लोग इस बात को जानते हैं। और दूसरी तरह के उनका जो व्यक्तित्व है थोड़ा दूसरे तरह का है। आपको याद होगा कि दुमका जो रोड था वो रोड बहुत दिनों तक नहीं बना। एक ट्रक एक पूरे कार के ऊपर गिर गया और वो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। वो देवघर से आ रहे थे पूजा करके, उधर से दूसरी ओर से वो आ रहे थे, तो विकास नहीं हो पाया, लोग में नाराजगी थी। लेकिन इस बार आमने सामने की टक्कर है। अब लुइस मरांडी रहती हैं वहाँ से, जामा से लड़ रही हैं, तो वो कितना जेएमएम को सपोर्ट कर पा रही है ये भी एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में रही है तो वो दुमका में भी एक चीज़ है। दुमका में हम बात करें तो देखिए, दुमका में बसंत सोरेन और सुनील सोरेन की हम बात करें तो आमने सामने की टक्कर है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, फैक्टर बनकर आ रहा है कि आप कितना वहाँ पर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं वहाँ पर, ये सबसे बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुमका में अभी जो बात की जाए, जैसे रोड सड़कों की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये फैक्टर रहेगा। चूँकि बसंत सोरेन भले ही सोरेन परिवार के एक बेटे क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर जो है अगर ये कहा जाए कि बसंत सोरेन हावी रहेंगे तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि जैसा कि अभी हम बताएं, सुनील सोरेन जो है वो भी पूरी जितनी जीतोड़ मेहनत वो कर रहे हैं और जिस तरह से वो फील्ड में दिखे हैं इन पिछले कुछ महीनों में, वो भी क्या नाम है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर होने वाला है जनता के बीच में वो जितना गए हैं। एक तरफा मुकाबला नहीं, आमने सामने की टक्कर यहाँ नजर आ रही है। इस बात पे डिपेंड करता है कि शहर में जेएमएम कैसा प्रदर्शन करता है और गांव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, उस पर परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो वहां पर एक डिवीजन जो है वो शहर और गांव में दिखता है और बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो वहां पर उतना प्रभाव शायद न डालें। चूँकि वहां पर शिबू सोरेन परिवार की बात जब हम करते हैं तो वो वहां से एसोसिएट होते हैं। हालांकि यहाँ से आप देखिएगा, स्टीफन मरांडी 6 बार जीते हैं और स्टीफन मरांडी ने यहाँ हेमंत सोरेन को 2005 में पराजित किया है और 2014 में भी हेमंत सोरेन पराजित हुए हैं। तो दुमका में अलग तरह से परिणाम आते रहा है। तो एक कीन कॉन्टेस्ट यहाँ पर दिखता है। वही जो दोनों के वोट में आप फर्क देखेंगे तो वो 5 से 6% के बीच होता है यहाँ पर। तो अगर 3% इधर से उधर हो जाए तो परिणाम पर असर पड़ता है। इसलिए बाकी चीज़ों का तो मेरे लिए उतना ये मतलब वहाँ पर कम से कम जो दुमका की सीट है उस पर नहीं दिखती है, क्योंकि कुछ सीटें जो है किसी के साथ एसोसिएट हो जाती हैं और फिर उस पर ही वो चीज़ें निर्भर करती हैं। तो अब देखना, यही मैंने कहा कि शहर और गांव में किस तरह से वोटिंग होती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और कौन पार्टी अपने स्ट्रांग बेस में तो बेहतर करता ही है, जो उसका वीक जोन है वहां पर कैसा प्रदर्शन करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बोरियो और लिट्टीपाड़ा पे की बात कर लेते हैं। बोरियो की बात इसलिए क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम इस बार बीजेपी की टिकट पर है, तो ये सीट ऐसे ही अपने आप में बहुत दिलचस्प बन जाती है। वही लोबिन हेम्ब्रम है जो हेमंत सरकार में शामिल होते हुए भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और बाद में फिर पार्टी को छोड़ा इन्होंने और बीजेपी में गए हैं। तो अब जो बोरियो की सीट जो जेएमएम के खाते में गई थी, वो जेएमएम वापस पाने में कामयाब होगा या फिर बीजेपी के खाते में लोबिन हेम्ब्रम ये सीट ले जाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ की जंग और यहाँ की जनता का मिजाज कैसा होगा? बताना है कि किस खेमे में जाएगा। मुद्दे जो देखा है आपने वो पता। देखिए यहाँ पर देखिए, बात करें बोरियो की तो धनंजय सोरेन वहां से खड़े हैं, लोबिन हेम्ब्रम खड़े हैं वहां से। लिट्टीपाड़ा की बात करें, हेमलाल मुर्मू है, बाबूलाल मुर्मू है, ये यहाँ से चुनावी मैदान में। तो यहाँ पर भी समझिएगा, यहाँ पर भी जो है फाइट। देखिए हम लोग क्यों कह रहे हैं फाइट एकदम बिल्कुल नेक टू नेक है, जनता को ये बताना जरूरी है। क्योंकि यह समझिए इस बार कोई कुछ नहीं कह सकता है, सारे आंकड़े फेल हो जाए। वोट देना बहुत जरूरी है। जिसे जिताना चाहते हैं वोट दीजिए। और इस बार नेक टू नेक फाइट, इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। पल्ला किसकी तरफ भारी है, किसकी तरफ हल्का है, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि यहीं पर साइलेंट वोटर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वोटर साइलेंट है, वो वहां पर अब उनको वो जाकर सिर्फ मतदान केंद्र पर जाकर वो वोट करेंगे। देखिए
बात करें बोरियो की, तो बोरियो में भी एक जो मुद्दा जो है वो बन रहा है, वहां पर भी रोजगार का मुद्दा बन रहा है बोरियो के अंदर, और वहां पर भी मुद्दा बन रहा है स्वास्थ्य का मुद्दा जो है बोरियो के अंदर बन रहा है कि भाई बोरियो और क्या नाम है एक वहां पर भी एक अच्छा अस्पताल हो, वहां पर भी रेफर सेंटर ना हो, रोजगार मिले उनको, ऐसा विधायक चाहिए। लिट्टीपाड़ा की बात करें, हेमलाल मुर्मू और बाबूलाल मुर्मू की बात करें तो उनका भी यही कहना है। देखिए सभी जो प्रत्याशी वो यही कह रहे हैं, रोजगार और स्वास्थ्य और जल और इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या नाम है, वहाँ पर लिट्टीपाड़ा में इस चीज़ की बड़ी कमी है। वहाँ पर आप जाइए, गांव के अंदर जाइए, गांव के लोगों से मिलिए, समस्याएं देखिए, तो काफ़ी सारी कमियां आपको दिखेंगी कि क्या क्या कमियां हैं। अब अगर मुद्दों पर वोट होगा तो मुद्दों पर वोट होगा तो मुद्दों पर वोट होगा। अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगी तो पानी को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ी रहती है कि 2 से 3 किलोमीटर लेकर पानी जाते हैं। एक मुद्दों पर वोट होगा तो वहाँ पर एक वोट पड़ेगा आपका स्वास्थ्य को लेकर पड़ेगा कि भाई हमें एक अच्छा अस्पताल मिल जाए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए और समय पर डॉक्टर। एक तो सबसे बड़ी बात है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है गांव में। कई आप सरकार चाह भी रही है कि वहां पर डॉक्टर, वहां डॉक्टर जाना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर एक सबसे बड़ी समस्या बने हैं कि ऐसे इलाकों में डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे हों ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो भाई त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ देर के लिए चीजों को संभाला जा सके। ऐसे डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। आशिया आप जाइए गाँव के इलाकों में, ये सब जमीनी मुद्दे और जो धरातल पर दिखते हैं मुद्दे वो सब हैं। मनीष, कोई और सीटें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं? देखिए सारी सीटें हम लोग ने बात कर ही ली। सबसे इम्पोर्टेंट जो गंडे रहा वो है लुइस जामा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इस बार हो जाएगा। लुइस मरांडी चली गई हैं वापस, फिर से एक बार वो जेएमएम में चली गई हैं, लेकिन चूंकि जामा से 2 या 3 बार जीती हैं, सीता सोरेन वहाँ से विधायक रही हैं, उनको आशीर्वाद वहाँ से मिलता रहा है। लेकिन जामा से इस बार लुइस मरांडी भाजपा को छोड़ कर गई। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने भाजपा के बाद जब जेएमएम को ज्वाइन किया था तो कुछ बड़ी लंबी सी उन्होंने कुछ फ्रिस्त जारी की थी, लिख करके कई आरोप उन्होंने लगाया था अपने दर्द को। ये कहा था हो सकता है कि शायद उनसे सिंपैथी वोट मिल जाए। लेकिन हम लोग जामा गए थे, वहाँ पे कुछ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लेकिन जो सीता सोरेन थी वो बात अलग थी, लेकिन लुइस मरांडी के आने के बाद से कुछ दिया है। अब ये देखना होगा कि लुइस मरांडी लौटी हैं तो कैसे इन चीज़ों को वापस कर पाती है। चूँकि हालांकि उन्होंने अभी हाल में ही कहीं कोई चुनावी में बयान भी दे दिया कि हाँ ये समस्या है, यहाँ वो समस्या है, ये कई बातें उनकी आ गई हैं। तो अब जनता उन्हें कितना स्वीकारती है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुद्दे तमाम सभी जगह जो हमारे सभी साथियों ने बात कही कि बड़े मुद्दे, भले पार्टी के मुद्दे अलग है, एजेंडा उनका अलग है, घुसपैठियों को मुद्दा उठा करके एजेंडा अलग है, रोजगार की बात अलग करके, लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो पलायन यानी कि रोजगार के लिए वहाँ से हर घर से कोई ना कोई बाहर जा रहा है। होली, दशहरे, ईद और इन सभी पर वो घर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं टीस वहाँ के वोटरों के साथ रहे। लेकिन हमारे जितने भी पार्टियाँ हैं, प्रत्याशी हैं, इन मुद्दों को लेकर के कोई संजीदा नहीं है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सिर्फ लोग अपने समीकरण, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और इसलिए जनता के मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। रंजन जी, कुछ एक्सपर्ट कमेंट, अब प्रोग्राम भी समाप्ति की ओर है। देखिए, अगर हम लोग सेकंड फेज की बात करें, 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सारी पार्टियों ने दम लगाया है और सभी के अपने वोटर्स हैं, सभी के अपने समर्थक हैं। हमारे पास भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसे अगर आप देखिए तो उसमें हर पार्टी के समर्थक अपनी अपनी पार्टी को जीतते हुए बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बताती हैं कि लोग अभी भी चुनाव से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव पर से उनका विश्वास कम हुआ है। ये बात होती है कि वोटिंग जितनी होनी चाहिए कई बार नहीं हो पाती, तो मुझे लगता है कि अब वो समय है, मतदाताओं के लिए समय है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मत है वो आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है और अधिकार छोड़ने की चीज़ होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो है उस अधिकार का आप पूरा उपयोग कीजिए और जाकर जो है बूथ तक जाइए और वोट कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप पछताकर भी क्या करते हैं भाई, आपको मतलब उंगली दिखाने से बेहतर है कि उंगली आप पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, उंगली दिखाने से बेहतर है कि इस्तेमाल करें। और वो वही तो मौका है, मिलता है कि जब आप जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, और वो टैं वाली आवाज भी सुने कि जो आपने उसके बिना नहीं निकलना है, आपने जो दबाया है वो सही गया नहीं गया है। जो वीवीपैट है उस पर देखें कि जो आपने वोट किया है वो सही गया या नहीं गया, जहाँ पर आपने वोट किया वो सारी चीज़ें दिखती हैं। पारदर्शिता चुनाव में धीरे धीरे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास जो है हर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले फेज में
पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो गई। मतलब ये बता रहा है कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास और सुदृढ़ हो रहा है और होना भी चाहिए। आप वोटर्स जितनी संख्या में वोट करेंगे वो लोकतंत्र हमारा उतना मजबूत होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति चुना जाता है वो आपका प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि तो तब हो जब 100 लोग हैं तो 100 के 100 का वो प्रतिनिधित्व करे। अगर मान लीजिए 50 लोगों ने ही वोट किया तो कहने को तो 100 लोगों के वो प्रतिनिधि हो जाते हैं, लेकिन वोट तो 50 नहीं किया था। इसलिए ये ज़रूरी है। और कई बार हमने ये भी देखा है कई इलेक्शन में वो किसी पार्टी के समर्थक होते हैं और अगर उनका प्रत्याशी हार जाता है तो फिर बाद में वो ये कहते आपको मिलेंगे कि काश मैंने वोट दिया होता। और ख़ास करके वैसी जगहों पर जहाँ क्लोज फाइट होती है, लोग 200-400 वोट से भी हार जाते हैं। तो इसीलिए जी हाँ, और वो आप मान लीजिए जहां आप देख रहे हैं 2%, 3% का वोट डिफरेंस आ रहा है, मार्जिन है, वहां 1.5% वोट इधर उधर होने पे सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए वोटर्स की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, क्योंकि यही अवसर है आपके लिए। वोटर्स प्रभावित हुए होंगे और संताल और कोयलांचल की जनता दिखा देगी बम्पर वोटिंग करके। और चीज है कि आप समझिए कि पहले से जो बातें हैं, पहले जब बातें होती थी तब जब हम लोग वोट देने जाते थे तब की सुरक्षा और माहौल इसमें काफी बदलाव आया है। बहुत अच्छे से बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारी संख्या में, बड़ी संख्या में चौकसी बरती जा रही है, सबकी जांच हो रही है। कोई हथियार के साथ, कोई बम के साथ, किसी भी अवैध किसी तरीके से वो नहीं जाएंगे। वो वहीं जाएगा जो वहाँ का वैलिड वोटर है। तो आप सुरक्षित हैं, आप घर से निकलिए और वोट अपना। देखिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को बिना लाइन बिना क्यू के आप सीधे चले जाते हैं, पर्ची लेकर आप वोट दे दीजिए। और महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पर्ची लेकर आप जाते हैं, तुरंत आपको दूसरी पर्ची मिल जाती है स्लिप वेरिफिकेशन के बाद, और आप जाकर अपने वोट का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोताही ना बरतें, आलस ना करें, कल जरूर वोट देने जाएं और दिखा दें कि झारखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घरों से निकलें। तो कल दिन भर हमारे साथ जुड़िए और तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स का वो सर्वे भी आप तक पहुंचाएंगे और उस सर्वे में आप जानेंगे किन सीटों पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।